नमस्कार दोस्तों, एसओएस के एक और नए एपिसोड पे आप सभी का स्वागत है। एक और संडे और एक और ओपिनियन की स्ट्राइक। आज फिर से हमारे साथ हैं कार्तिक भैया, विनम्र भैया और स्वयं भैया। और आज का मुद्दा है, जैसे कि सभी का खून खौल रहा है उस मुद्दे पे, ओवैसी जी ने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप का मैच जो कि 14 तारीख को प्लान है, यानी कि इसी संडे। अब जितने भी मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े पेजेस हैं, वो इस मैच को बायकॉट कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इस बात पे ओवैसी जी ने अपना मत रखा था कि जब आखिर हम पाकिस्तान से ट्रेड नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन कर रहे हैं, उन पर अटैक कर चुके हैं, तो उसके बाद से आखिर ग्राउंड पे जाना क्या जरूरी है? क्या ये अपमान नहीं है हमारे सैनिकों का? क्या ये अपमान नहीं है उन विक्टिम्स का जिन्होंने अपनी जान गंवाई है पहलगाम अटैक में, जितने भी टेरर अटैक्स में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी गवर्नमेंट पे कि क्या ये जो मैच है ये इतना नेसेसरी है कि हमारे सोल्जर्स के बलिदान को ठुकरा रहे हैं, हमारे विक्टिम्स के बलिदान को ठुकरा रहे हैं। और बात ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैच कभी ये हटे नहीं। अगर जैसे कि आपको याद हो तो एक सीनियर प्लेयर्स थे, उनकी एक लीग थी जो कि लीग ऑफ चैंपियंस बोलते हैं शायद से उसे, उसमें प्लेयर्स ने लेजेंड्स लीग ऑफ लेजेंड्स, तो उसमें जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से ही अपना नाम पीछे कर लिया था। तो जब उन प्लेयर्स में इतनी समझदारी है तो आखिर हमारी सरकार क्यों पीछे हट रही है? अब लोगों में खूब मतलब गुस्सा है इस चीज को लेके कि आखिर क्यों। मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या ये समझ नहीं डेवलप हो पाई, या फिर बीसीसीआई आखिर इस चीज से कितना पैसा कमाने वाला है ना, कि उसको ये मैच कराना है। हर जगह से विरोध हो रहा है। पाकिस्तान वाले भी इस चीज़ को ऐसे प्रेस के तरीके से देख रहे हैं कि देखिए हमने इनके ऊपर पहलगाम अटैक करा है, उसके बाद में क्या देखने को बोलता, हम इनके साथ मैच भी खेल रहे हैं। इन्होंने क्या ट्राई करा कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो बैन हो जाए इंडिया में, वो पैसा ना कमा पाए। हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बैन हो जाए इंडिया के अंदर, वो पैसा ना कमा पाए, क्योंकि इनकी जो मेजर चंक ऑफ अर्निंग है वो इंडिया से निकल कर आती है। इनके कुछ गाने हैं वो इंडिया के अंदर बैन हो जाए। ये इंडिया क्या चाह रहा था? इंडिया यही तो चाहता कि हम पैसा ना कमा पाए, हमारे लोगों को फेम ना मिले। देखिए, हम तो पाकिस्तान की जो टीम है इंडिया के साथ मैच भी खेल रही है, हमको पैसा भी मिल रहा है, हमको फेम भी मिल रहा है। क्या ये जो चीज़ है क्या भारत सरकार को देखने को नहीं मिल रही? बीसीसीआई तो जबकि सबसे अमीर बोर्ड्स में से आता है, सबसे अमीर बोर्ड ही है, उसके बाद ऐसी क्या किल्लत पड़ गई कि उन्हें ही दूसरों की टर्म्स पे चलना पड़ रहा है? वो मैच में अपना नाम बैक ऑफ नहीं कर सकते। वही बात है कि अभी पहलगाम के हमला हुए मात्र 6 महीने भी नहीं हुए। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, उसके बाद कुछ ही 6 महीने ही हुए हैं। उसके बाद ये अगर सामने आता है, जैसे आपने बात करी लीग, जो लेजेंड्स का लीग थी उसमें हमने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। उसके बाद अभी भी एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने इंडिया के साथ एक दूसरे स्पोर्ट में खेलने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रिटेलिएट किया था पहलगाम के बाद। उसके बाद अगर आज बीसीसीआई इसके खेलने के लिए मंजूरी देती है तो इससे शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती। इनफैक्ट जो वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर शहीद हुए थे पहलगाम के अंदर, उनकी वाइफ का भी एक स्टेटमेंट आया कि बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर इसके बाद भी अगर खेल के मैदान में अगर आप जाते हो पाकिस्तान के साथ खेलने, तो एक डिसरिस्पेक्ट होगा ये उस आर्मी ऑफिसर को, हर एक सैनिक को जिसने शहादत दी है इस देश को। मैं इस पर यही कहूँगा कि देखिए, क्रिकेट 2 बॉडी का खेल है, ठीक है? देश की सॉवर्निटी से ऊपर कोई खेल नहीं होता। आपकी अगर मन में ये भावना होना है, जैसे जो कमेंट बॉक्स के नीचे आ जाएंगे लिखने के लिए कि इट्स अ स्पोर्ट, बिना मतलब जी स्पोर्ट है, तो वो जो स्पोर्ट है ना, आप लोग उसको अपने पास तक रखिए। 26 हिंदू जब मरे थे ना, तो उनके परिवारजनों को आकर ये नहीं बोला गया था कि यार ये तो कोई बात नहीं, हो गया है, ये सब चीज़ें हैं। आपके देश के अंदर पहले तो लोग घुस जाते हैं, फिर वो लोग जो है टारगेट किलिंग करते हैं एक पर्टिकुलर धर्म की, जो हिंदू धर्म के लोगों को मारा जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1984 के अंदर लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हो रहा था, रशिया ने वो ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है? रशिया ने वो ओलंपिक्स बॉयकॉट किया, उसके बाद मॉस्को ओलंपिक्स हो रहा था, मॉस्को ओलंपिक्स यूएसए के साथ वेस्ट के और नेशंस ने बॉयकॉट कर दिया। जब देश ओलंपिक्स बॉयकॉट कर रहे हैं तो क्रिकेट, जो मैं कह रहा हूँ ना, 2 कौड़ी का गेम है, कोई वक्त नहीं है इस गेम की, सिर्फ एक देश में खेला जाता है। आप कितने देश क्रिकेट खेलते हैं? कितने देश क्रिकेट खेल लेते हैं? कुछ नहीं खेलते हैं। बस हाँ, हमें जो है क्रिकेट को लेकर एक बहुत ही अलग सा प्रेम है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये सब चीजें कराई जाती है। और मैं इस बार बता रहा हूँ कि ये जो एशिया कप है ना, आप इस चीज को देखेंगे कि बीसीसीआई कितनी शातिर है। इस बार एशिया कप हो रहा है, खेलने जा रहे हैं। इस बार एशिया कप की वैसी मार्केटिंग ही नहीं हो रही जैसे पिछली बार हुआ। हाँ, चुपचाप चल रहे हैं, ये जान पूछ के कर रहे हैं, क्योंकि पता है अभी जैसे नजदीक आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इंडिया एक मैच खेल चुकी है,
मुझे तो यही लग रहा था कि ये पहला मैच होगा जो खेलेगी। फिर मैंने खुद देखा कि हमने चैनल पे वीडियो डाल रखा है कि किस तरीके से वो सारी चीजें, क्योंकि दिमाग से निकल गई थी एशिया कप की ये सब चीजें, क्योंकि कुछ सुर्खियां ही नहीं थी, कोई आर्टिकल नहीं छप रहा, कोई चीज सामने नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। बस हाँ ये चीज था कि वो मैंने उस टाइम पर देखा था कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप में लेकर नहीं जा रहे, तो हाँ वो उसके लिए प्रतिक्रिया थी मेरी कि अगर आप खिला भी रहे हो तो एटलीस्ट डिजर्विंग आदमी को तो खिलाओ, उसमें भी आपकी पॉलिटिक्स है। अब हर्षित राणा को बॉलर लेके जा रहा हूँ, मेरे को काशी आ गई, हर्षित राणा बॉलर है, ठीक है, मेरा कोई पर्सनल बैर नहीं है, लेकिन हाँ हम भी क्रिकेट देखते हैं, हमने खेला है क्रिकेट, हमें पता है क्या होता है। आप श्रेयस अय्यर को, जो व्यक्ति 3 आईपीएल टीम्स को फाइनल तक ले गया, जिस व्यक्ति ने मुंबई के अंदर जो T20 लीग होती है उसके अंदर खुद की टीम को फाइनल तक ले गया, रणजी ट्रॉफी जीत ली और ने कौन कौन सी डोमेस्टिक ट्रॉफी जीती, उस व्यक्ति को आप जो एशिया कप में खिलाने के लेके नहीं जा रहे हो, क्यों? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ठीक है, पैसे के चक्कर में आप Right. पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो, Match पाकिस्तान खेल जैसा तुच्छ गलती से कर कोई हार गए, अब ये कल अगर हार गए फिर इंडियन क्रिकेट टीम हार गई, फिर क्या होगा? फिर ये क्या करेंगे? मुंह दिखाने लायक है नहीं, ठीक है। मेरे को प्रियंका चतुर्वेदी की बहुत अच्छी बात लगती है जो संसद में खड़े हुए उन्होंने कही थी कि अमित शाह जी के लिए सिर्फ एक हॉटलाइन का काम है, हाँ, एक फोन मिला, सिर्फ एक फोन मिलाना है। हाँ, कि भाई आपके बेटे तो वहाँ बैठे हुए ही हैं, ऐसी तो क्या ही आन पड़ रही है कि देखिए एशिया कप तो ACC कराती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल कराती है, ICC का कोई रोल नहीं है, ICC का रोल नहीं है तो BCCI का रोल है, BCCI का रोल है तो BCCI के अंदर बैठे हुए हैं आपके ऑफिसर्स, आप तो अपनी मर्जी के लोग बैठा रहे हैं, भले वो प्राइवेट एंटिटी हो। ऐसी कौन सी क्रिकेट एसोसिएशन है वहां पर उस जहां पर जिसकी सरकार हो, मतलब अगर यहाँ मैं मेरे प्रदेश की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो कांग्रेस के व्यक्ति जो है RCA के अंदर बैठते हैं, बीजेपी की बनती है तो बीजेपी के बैठते हैं, नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है, कभी CM का बेटा बैठा जाता है तो कभी CM का रिश्तेदार बैठा जाता है, सीधी सी गणित है। अगर इतना ही पैसा क्रिकेट के अंदर बैठा हुआ है तो आपको ये गेम की क्रिकेट बताएगा क्या? सोचो ना, वो हिम्मत सिंह का कौन सा डायलॉग है वो भी इसमें आया ना स्पेशल ऑफ द सीजन, हम किसके लिए काम करते हैं, हम किसके लिए काम करते हैं, हाँ बस वो बोल नहीं सकते ना, वही शब्दों की मर्यादा है, वरना वो चीज है। विश्व का सबसे अमीर बोर्ड होने के बाद भी ऐसी कैसी पैसे की क्या पड़ गई, क्या भूख है पैसे की कि आपको अभी भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना, जिसने आपके देश में घुस के आपके हिंदुओं पे 26 हिंदुओं पे हमला किया। यही तो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब इस पे कोई ऑपोजिशन में रेयरली, जैसे सुनीता चतुर्वेदी की बात की, सॉरी प्रियंका चतुर्वेदी की बात की आपने, वो है, बाकी असदुद्दीन ओवैसी जी है, उन लोगों ने ये मुद्दे चलिए उठाई है ना, ओवैसी जैसा अनपढ़ आदमी ये चीज को बोल रहा है, हाँ शर्म आनी चाहिए। और अगर भाजपा स्टिल अगर केंद्र सरकार वर्तमान की रूलिंग पार्टी अगर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेती है तो इनको बिहार के अंदर कुछ चीजों का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सही बात है, ये मुद्दा मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा अपोजिशन को उठाना चाहिए था। मैं बताऊं बिहार के अंदर इससे पहले अपनों ने जो SOS किया था उसके अंदर हम अपनों ने बताया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर वाली चीज है उसको बीजेपी इस लेवल पे नहीं लेकर आ पाई बिहार के चुनाव के अंदर कि बिहारी खुश हो जाए, क्योंकि उनको चाहिए कि हमने पाकिस्तान की ये जगह कब्जा ली, इंडियन आर्मी इतनी घुस गई। भाई सीधी बात है, क्या कश्मीर की अगर बिहार से बॉर्डर होती पाकिस्तानियों, उनको पता चलता। भारत के सबसे देशभक्त जो लोग हैं वो बिहार के अंदर बैठे हैं आज। स्ट्रेटेजिकली इंडियन आर्मी ने किस तरीके से काम किया है उसके बारे में अब तक जो जनता है भारत की उसको नहीं पता है। हालांकि कई आतंकवादी मरे हैं, लेकिन इस चीज का पहले तो जो PR है वो नहीं किया गया अच्छे से। अब दूसरी बात, आप पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेल रहे हैं तो अब इसको भाजपा सरकार तो इसके ऊपर काम नहीं कर पाई, लेकिन विपक्ष इसके ऊपर काम करेगा, इसकी टूल बनाएगा और बताएगा कि देखिए ये सब क्या है। तो उनके मुद्दे ही तो वही है। अब बिहार की जनता के सामने जब राहुल गांधी जाके बोल ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने सरेंडर कर दिया, उसके बाद बिहार की जनता ये देख रही है कि वाह हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रही है, तो उनके मन में तो वही जाएगा। और दुखद बात यह है कि ऑपोजिशन इस मुद्दे को एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। सरकार पे इतना प्रेशर तो बनाया जा सकता था कि वो इस मैच में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करते, उनको पीछे निकलवाते। और अमित शाह के लिए तो एक हॉटलाइन, अमित शाह जी के लिए तो एक हॉटलाइन वाली चीज है, लेकिन फिर भी अब क्या है कि अपोजिशन के मुद्दे भी तो अपने खुद के हैं। अपोजिशन क्या काम कर रही है, वो प्राइम मिनिस्टर की जो मदर है उनके ऊपर AI डिफेक्ट वीडियोस बना रहे हैं। उनका मतलब एक वो होता है ना कि आप लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं एक चीजों में, तो ये जब से AI डिफेक्ट आया तो वैसे ही बहुत सारी समस्याएं बन रही है। लेकिन ये जो रिसेंट में एक प्रमोशन वीडियो आई है जिसमें मोदी जी की रिलेटेड मदर है, उनको रखा गया है, उनको इस तरीके से प्रोपोगंडा का यूज करा गया है, तो ये बहुत गिरी हुई हरकतें हैं। नहीं, ये जो किया गया ना बिहार इलेक्शंस के अंदर बिहार कांग्रेस द्वारा जो AI वीडियो बनाया गया वो इस चीज़ को दर्शाता है और साफ अच्छे चरित्रार्थ रूप से इस चीज़ को बता देता है कि हम एक विकसित और एक बहुत ही घटिया मानसिकता में जी रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, खासकर क्योंकि बेसिकली आप किसी नरेंद्र मोदी की माँ ना वो राजनीतिक रूप में नहीं है शामिल, वो जब जीवित भी थी तब भी वो सार्वजनिक रूप से आकर समाज के सामने खड़े होकर बयान नहीं देती थी। उनका कोई मतलब नहीं था, उनको कोई मतलब, जो व्यक्ति 40, 50, 45 साल पहले अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर आ चुका है
उसको मतलब नहीं है, उसने अपने एक परिवार के व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, किसी सरकारी पद पे खड़ा नहीं किया, आप उस व्यक्ति की मां के ऊपर कैसे कमेंट कर सकते हैं सिर्फ खुद की राजनीति के चक्कर में, क्योंकि आपको मुद्दे नहीं मिल रहे। जानबूझ के जब आरजेडी और कांग्रेस की जो मंच से गाली दी गई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो बयान आया था, आगे सबको बोला था कि मेरी माँ जो अभी जिंदा भी नहीं है, जिनका राजनीति से नाता नहीं था, उनकी लिए ऐसी भद्दी गाली दी गई। उसके मात्र एक हफ्ता हुआ होगा, उसके बाद आज ये AI डिफेक्ट इमेज आ रही है सामने, वीडियो आ रही है। तो ये तो दर्शा देता है कि आपने जानबूझ के बनाया और किस मानसिकता से बनाया है, किस घटिया सोच से बनाया है, तो ये तो दिखता है। जब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका था, उसके बाद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है पवन खेड़ा, वो मीडिया को बाइट देते हैं, तो वो मीडिया को बाइट देते हैं, वो पिटने भी वाले हैं कई लोगों से, तो वो मीडिया को बाइट देते हैं, और मीडिया को बाइट देते हैं तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद अपनी राजनीति के अंदर अपनी माँ का इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर बाद में क्लैरिफिकेशन देते हैं कि क्या कोई माँ अपने बेटे को निषेध भी नहीं दे सकती क्या, है ना। तो सुनो तो सही, तो किसकी माँ अपने कौन से बेटे को क्या निषेध देगी, वो क्या पवन खेड़ा डिसाइड करेंगे, ये दूसरे लोग डिसाइड करेंगे। वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की अपनी माँ है, वो अपनी माँ से क्या चीज़ सीखते हैं वो नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं, ठीक है। अब वो कहीं उनसे मिलने जाते हैं, जब वो जीवित थी तो उनसे मिलने जाते थे, उनका जन्मदिन होता था, चाहे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता था या फिर कोई और दिन होता था, वो दिवाली पे मिलने जाते थे या फिर चुनाव जीतते थे तब मिलने जाते थे, अलग अलग कारण थे। माँ से मिलने पर अलग अलग कारण होता है। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर 1000 लोग हैं, 1000 लोग मदर्स डे के ऊपर, 1000 में से 500 लोग मदर्स डे के ऊपर स्टोरी चढ़ाते हैं और 500 नहीं चढ़ाते। तो जो नहीं चढ़ाते हैं वो अच्छे हैं, जो चढ़ाते हैं वो बुरे हैं, या फिर क्या समझूं मैं इसको। जो 500 लोग चढ़ाते हैं तो वो क्या, वो अलग तरीके के लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से अपनी माँ को करना चाहते हैं, या फिर मैं उनको क्या समझूं कि वो एक अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, या फिर वो अपना कोई PR करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र सुनो तो सही, एक बात और फिर पवन खेड़ा ऐसे बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के अंदर अपनी माँ का इस्तेमाल करते हैं। भाई बिहार चुनाव के अंदर ये जो चुनाव चला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को राजनीति के अंदर लाया कौन था? कांग्रेस का मंच, जहां पर उनको गाली दी गई, माँ के ऊपर गाली दी गई। आप प्रधानमंत्री की माँ को गाली देंगे, उसको आप क्लैरिफाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप आपत्ति तक नहीं जताएंगे, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे, और आप फिर प्रधानमंत्री से ये भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस चीज को डिफेंड भी ना करें। अगर प्रधानमंत्री उस चीज को डिफेंड भी कर देते हैं तो फिर आप उसके ऊपर कुछ समय बाद जाके, जैसे आपने टाइम बताया कि कुछ हफ्तों बाद जाके उनके ऊपर एक AI जनरेटेड वीडियो बना देते हैं। फिर उसके अंदर विनम्र की एक बात आती है कि भाई वो प्रधानमंत्री की माँ कभी राजनीति में थी नहीं, तो उनकी AI वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कांग्रेस की वो है कि कांग्रेस खुद कह रही है कि प्रधानमंत्री अपनी माँ को राजनीति के अंदर लेकर आ रहे हैं। भाई आप खुद उनकी माँ को राजनीति में लेकर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर उसको डिफेंड कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप डिफेंड करके उनको उल्टा चोर कोतवाल को लटे। प्रधानमंत्री की माताजी भी अगर राजनीति में नहीं थी, वो कैमरे के सामने नहीं आती थी, फिर भी अगर जिसकी माताजी राजनीति में है, सोनिया गांधी जी की बात कर ले, उन्होंने अपनी मानसिकता तब बता दी थी जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर लेडी का शब्द इस्तेमाल किया था। तो किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अपोजिशन में कोई भी खड़ी थी, उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए तो नहीं बोला जो राजनीति में शामिल है। नहीं, इसमें ये एडिशनल चीज मैं बता दूं, जो प्रधानमंत्री की माता सोनिया गांधी, अगर मैं पहले बोलता हूँ ना, सोनिया गांधी राजनीति में होने के बावजूद भी कोविड के टाइम पे एक पत्रकार है जिनके 2 या 3 न्यूज चैनल्स हैं, उनका नाम है अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का असली नाम बोल दिया था, जो एंटोनिया माइनोर जो भी नाम है वो बोल दिया था। उस टाइम पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे CM थे। अर्नब गोस्वामी को उस मामले के चक्कर में महाराष्ट्र की पुलिस आती है, घर पर उनके साथ मारपीट करती है, उठा के ले जाती है। आप राजनीति में होने के बावजूद भी एक पत्रकार से जो है क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, लेकिन आप एक व्यक्ति की मां पे कमेंट कर रहे हैं जिनकी मां का स्वर्गवास हो चुका है बहुत महीनों पहले। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि एक चीज बोली जाती है कि प्रधानमंत्री ने अपनी मां के पैर धो रहे थे, वीडियो बना ली, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपनी मां के पैर धो के उस पानी को अगर अपनी आंखों पे, माथे पे लगा रहा है, तो वो देश की युवा को पॉजिटिव नोट क्या है, देश की युवा को क्या संदेश जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपनी मां की इतनी रिस्पेक्ट की जा रही है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद, ठीक है। अब अगर प्रधानमंत्री होने के बावजूद ये रिस्पेक्ट की जा रही है, तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए यंगर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं क्या सीखूंगा? या देश का प्रधानमंत्री कर रहा तो मुझे भी करना चाहिए। यही तो सीख है भाई। नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री, मैं उससे राजनीति थोड़ी सीख सकता हूँ, व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति कैसा है वो। अगर ये चीज राहुल गांधी करते तो वो राहुल गांधी सीखने को मिलती है। यार 50-55 साल का आदमी है, वो अगर ये चीज अपनी माताश्री के लिए कर रहा है तो मुझे भी करनी चाहिए। मैं कितने साल का, 22 साल का। तो ये पॉजिटिव नोट है, और ये नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वीडियो बना ली, देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, वो वीडियो बनेगी।
भाई आज अगर अभी ये सीआरपीएफ ने लेटर लिख कर दिया राहुल गांधी को, हाँ। ठीक है, क्या लेटर लिख कर दिया कि आप बिना सिक्योरिटी के चले जाते हैं, हाँ। ठीक है, उनको कुछ हो जाए तो वो कुछ नहीं, वो बिना सिक्योरिटी, राहुल जी तो बिना सिक्योरिटी, अरे कल को राहुल जी को कुछ हो गया तो किस पे बात आएगी, सीआर किसको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसकी, होम मिनिस्ट्री। अरे आप बात सुनिए, इस पे भी लोगों ने अपनी वो बना दी है कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो आर्मी का, मैंने वो पोस्ट देखी थी, वो सत्तर फ्लेक्स ने डाली, बहुत जगह डाली, उसके कमेंट सेक्शन को खोल के देखा, उसमें भी लोग ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी को सरकार टारगेट कर रही है। तो वो अपने आप निकल जाता है वो व्यक्ति। उनके पिताजी के ऊपर भी सेम चीज हुई थी कि उनके पिताजी भी अपने आप निकल जाया करते थे, वो भी अपने आप निकल गए। सिक्योरिटी का रीजन होता है कैमरा होते हैं हर जगह। अभी पंजाब में बाढ़ आ रखी है, हर नेता पंजाब विजिट कर रहा है, 10 कैमरा है आजू बाजू, 10 कैमरा है, क्योंकि वो नेता है, उसके आजू बाजू कैमरा रहेंगे। हम देखते नहीं सेलिब्रिटी, अपने देख रहे थे वो कि अक्षय कुमार सफाई कर रहा है, 100 कैमरा, सेलिब्रिटी है, बिल्कुल सेलिब्रिटी है, रहेगी कैमरा। अभी प्रधानमंत्री कैमरा के, अभी वो पिंडदान वाला चल रहा है, इस तरह तारीख को पिंडदान करेंगे तो उसके ऊपर लेफ्ट लगा हुआ है कि देखिए मोदी जी तो पिंडदान। वो देश का प्रधानमंत्री है, अगर छींकेंगे भी जोर से, जुकाम भी लग गई तो वो भी न्यूज बनेगी। लेकिन कोविड में उनको जुकाम नहीं लगी थी। अमेरिका के बायोलॉजिकली बॉन्ड नहीं हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को 2-2, 3-3 बार कोविड हो गया, लेकिन मोदी जी को कोविड नहीं हुआ। आप एक टाइम पर अगर लेफ्ट है ना, लेफ्ट, हाँ। उसने कोविड के टाइम पे इतना भयंकर प्रोपेगेंडा चलाया था, वो इमेज कहीं नहीं मिलेगी, शायद सोशल मीडिया पे गायब हो चुकी है। अगर आप उन्होंने पता है क्या फोटोशॉप कर रखा था, विष्णु का 11वां अवतार क्या है कल की, उन्होंने नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी, ठीक, और उसको चला रहे हैं। मेरे बहुत से, एक तो लेफ्ट वाले क्या होता है, उनको लगता है कि आर्ट एंड कल्चर उन्हीं का है, ठीक है, तो बहुत से मेरे स्टोरी टेलर जो जब पहले स्टोरी टेलिंग करते थे, और वो लोग अभी भी करते हैं, कहानियां लिखना, तो वो मित्र थे, अभी भी है, तो वो लोग ऐसी चीजें चढ़ा रहे हैं, और मैं देख के सोच रहा हूँ कि क्या बचकानी बातें हैं यार, तभी इनको ओपन में परफॉर्म करने को नहीं मिलता, तभी इनकी कहानियां बिक नहीं रही है, ऐसी हरकतें करते हैं। यार कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिहार के अंदर चुनाव, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ नहीं किया, इनकॉम्पिटेंट, बेकार, वाहियात सरकार। सिर्फ एक अच्छा डिसीजन जहां पर शराबबंदी की गई थी, उसके अलावा कोई और डिसीजन अच्छा नहीं। उसके अलावा ये लोग बहुत मुद्दे उठा सकते थे चुनाव। मैं अभी भी, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कार्तिक से क्या बात करता हूँ बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि बिहार चुनाव के अंदर एनडीए की सरकार बनना मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर वहां पर एनडीए की ही वोट काट रहे हैं, वो नीतीश कुमार के वोट काटने के लिए बैठे हुए हैं, और सीट का बंटवारा बीजेपी और जेडीयू के बीच में इक्वल होगा, और अगर इक्वल होगा और जेडीयू के पास कम सीटें आ गई, और कल को इधर कांग्रेस ने लालच दे दिया, तो नवंबर के अंदर चीज ही अलग हो जाएगी। यहाँ प्रयास हेमंत करा रहे होंगे, वहां पर नवंबर में चीज ही अलग हो रही होगी। सही बात। तो ये बहुत वैसा विचलित है, और मेरे को नहीं लगता कि मोदी किसी की भी माँ को, कोई भी माँ हो, आप व्यक्तिगत रूप से लड़िए किसी से, किसी की माता पिता पे या फिर किसी के परिवार के ऊपर नहीं करना चाहिए। सही बात। 11वीं 12वीं में तो अभी जोक मारना भी छोड़ देते थे यार। खैर ये बात तो है, जैसे कि मैंने एक चीज कही कि ये जो बिहार इलेक्शन का चल रहा है, सत्ता पलटने का, तो अब ये जिस प्रकार से देश के आसपास की परिस्थितियां बन रही हैं, ये एक पॉसिबल सिचुएशन भी लगती है। जैसे अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल, फ्रांस, इन जगह पे सरकार ऐसे पलट गई। अभी नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट चालू हुआ है, जहाँ पे जेनजी रोड पे उतर आए हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, जैसे कि एक सोशल मीडिया बैन हो गया था, और वेरियस रीजन जैसे कि करप्शन काफी बढ़ गई थी, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी। अब कम्युनिस्ट सरकार का यही, कम्युनिस्ट सरकार ज्यादा रही है, वो कहीं ना गिरी है। सोवियत यूनियन भी इसी कारण से डिसइंटीग्रेट हुआ था, कि अथॉरिटेरियन और करप्ट सिस्टम हो गया था। अब वहाँ पे जो 3 प्राइम मिनिस्टर आते थे, एक के बाद एक आते थे, एक ने घपला किया, दूसरा आया, दूसरा उस पर लुकआउट नहीं करेगा, तीसरा आया, तीसरा दोनों छोड़ देगा। तो इसी प्रकार से वो जो एक अथॉरिटेटिव सरकार थी बन गई थी, और करप्शन डेवलप हो गया था। अब नेपाल की कहानी लेकिन बड़ी विचलित करती है, मतलब मजेदार सी, चटपटी सी है बड़ी, कि नेपाल में एक टाइम पे मोनार्की थी, फिर कम्युनिस्ट उतरे, फिर कम्युनिस्टों ने लड़ाई की कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। पहले तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, फिर नॉर्मल प्रोटेस्ट हुआ, ये सब हुआ, कम्युनिस्ट सरकार में आए। अब कम्युनिस्ट बैठ के सरकार में उनको वापस कूट दिया गया कि आप वापस जाइए। और कूटना, मैं वैसे बात नहीं कर रहा, लिटरली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको कूट दिया गया उधर पे, और जितने ये ओली थे वो तो खैर दुबई भाग गए। पर एक समस्या है इन प्रोटेस्ट में कि वैलिड रीजन से प्रोटेस्ट हुआ, सही बात है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कई लोगों की, मासूम लोगों की जान गई है। स्टूडेंट्स पे ओपन फायरिंग हुई जो कि सरकार ने कराई थी, उसके बाद फिर हिल्टन होटल को जला दिया गया, एंड इवन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बीवी को जिंदा जला दिया गया। मैं मानता हूँ प्रोटेस्ट नेसेसिटी है, ठीक है, आप गलत के खिलाफ खड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या किसी की वाइफ को जलाना, जो कि ठीक है उन्होंने गलत किया होगा, लेकिन भाई ना, आप गलत को गलत से काउंटर नहीं कर सकते, इट शुड बी कंडेम्ड। आप हिल्टन होटल जला रहे हैं, अब जैसे पार्लियामेंट जला दिया गया, अब सही बात है, चलिए जेनजी उतरा है रोड पे ठीक करने, सब अच्छी बात है कि वो अपनी गलती ठीक कर रहे हैं, पर जैसे एक हिस्टोरियन है नेपाल के, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि आप पार्लियामेंट तो रिबिल्ड कर लेंगे, पर वहां जो
सालों पुराने डॉक्यूमेंट थे, जो कि इतिहास था नेपाल का, जो भी सब था पॉलिटिकल, वो तो वहां से गायब हो चुका है। तो इस पे वेरियस व्यूज आ रहे हैं। आपका क्या कहना है कि आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू, मतलब सॉरी, राइट विंग की तरफ से, इंडियन राइट विंग की तरफ से ये प्रोटेस्ट स्टेज करा गया है, कुछ यूएसए का बता रहे हैं, तो इसमें बहुत अलग अलग व्यूज निकल के आ रहे हैं लोगों के। मैं उस स्टेट में नहीं जाना चाहता किसने प्रोटेस्ट करवाया किसने नहीं करवाया, लेकिन मैं हर्ष की बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। कोई बात नहीं, जला दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देश की सरकार इनकॉम्पिटेंट है, मैं तो आज भी इस चीज को मानता हूं कि किस प्रकार से हमने, शर्म की बात है कि आजादी के 70 साल तक हम उस संसद में बैठे रहे जिस संसद के अंदर बैठकर भारत विरोधी कानून बना करते थे अंग्रेजों द्वारा। उसको भी जला देना चाहिए था, खत्म, तोड़ देना चाहिए, अभी तोड़ देना चाहिए, नहीं जरूरत उस चीज की। गुलामी की हर एक निशानी हटा दो, लेकिन नहीं जरूरत। नेपाल की परिस्थिति तो डिफरेंट है। कोई बात नहीं, अगर आपने पहले तो ऐसी सरकार चुनी ही क्यों चुनी, तो अगर जनता के अंदर ये आ रहा है, हाँ इंसानों को नहीं जलाना चाहिए, आगजनी नहीं करनी चाहिए। भाई भारत की एक ट्रेन आ रही, भारत से एक बस तो काठमांडू से पशुपतिनाथ से विजिट करके एक बस आ रही थी, उसके ऊपर भी बता हुआ, कंडेम किया गया, नहीं होना चाहिए। जो बिल्डिंग जलाई गई जला दो, खत्म करो, हर एक निशानी को जला दो, हर एक चीज को तोड़ दो, हटा दो, सामने नहीं दिखनी चाहिए जो आपको उस कल की याद दिलाए जिस कल के अंदर आपका जीवन खराब था, हटा दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, म्यूजियम को खोल रखा है यार वो पुरानी पार्लियामेंट के अंदर, तोड़ो उसको, हटाओ। भाई अगर नेहरू और समय के नेताओं के अंदर हल्का सा भी जमीन होता ना, तो टेंट के अंदर संसद चलाते और संसद नहीं बनाते। जब सेंट्रल विस्टा पास हुआ था ना, मेरे मन में इतनी खुशी थी कि अब हम गुलामी हटा रहे हैं। अभी भी हम लाल किले पे खड़े होकर भाषण दे रहे होते हैं, नहीं जरूरत हमें लाल किले की यार, नहीं होगी उस टाइम की नेसेसिटी। लाल किले पर इतिहास क्या हुआ है, उस टाइम पर हिंदुओं के साथ क्या होता था, वहां पर क्या क्या नहीं किया मुगलों ने, हटाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसी। मैं इसलिए, मेरे को नेपाल का प्रोटेस्ट मेरे लिए सही भी है, गलत भी है। गलत क्यों है? क्योंकि वो पहली चीज, सोशल मीडिया का प्रोटेस्ट था ही नहीं, वो सिर्फ एक आगजनी, वो एक चिंगारी थी, लोग त्रस्त हो चुके थे, रिजीम चेंज होना था। और ये लोगों के लिए सीखने वाली चीज है कि दुखी अगर मैं किसी चीज जो नेपाल में हुआ है वो यही है कि पहले पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान को हटाया गया, फिर श्रीलंका के अंदर सेम चीज हुई, फिर बांग्लादेश में हुई, उससे पहले म्यांमार में हुई, और अब नेपाल के अंदर। सिर्फ एक ही देश है भारत का पड़ोसी जो अभी एकदम बढ़िया स्थिति के अंदर है, वो है भूटान। अफगानिस्तान को मैं देश नहीं मानता, क्योंकि वो एक जमीन का टुकड़ा है जहां पर अगर ढंग से महिलाओं की इज्जत ही नहीं करी जा रही, वो देश है ही नहीं। ठीक है, हमारा पीपल टू पीपल टाइज अच्छे होंगे, हमें उसकी जरूरत भी है। नेशनल इंटरेस्ट से देखा जाए, वहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत है, रेयर मेटल्स बहुत है, तो हमें उनसे रिलेशन बिल्ड करने चाहिए, तो करने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा क्या है उससे कोई फायदे नहीं है। लेकिन जो नेपाल में हो रहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको मिलेगा। अब वो कौन है? वो सुशीला जी, जिनको नया बनाया गया, हटा रहे उनको भी, अब कर लो सुशीला करके जी। हाँ, उनको भी हटाने की उड़ गई ना वहां, क्योंकि अब उनके मुंह पे खून छिड़ गया है कि अब वो कुछ भी आएगा वो करेंगे, वो हटाएंगे। क्यों? मैं अगर आप बता दो, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं हाँ, थोड़ा मैं भी थोड़ा। अरे इसको ऐसे है कि भाई जिस तरीके से, चलो ठीक है, अगर अपन उस संदर्भ में देखते हैं कि सरकार अच्छी नहीं थी तो आपने प्रोटेस्ट कर दिया, आपने आगजनी कर दी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे मन में तो ये सवाल था कि क्या कोई देश का यूथ जो सिर्फ और सिर्फ फोन चलाता रहता है, जो आज तक इतना उजागर नहीं हुआ, जिसने आज तक कभी ऐसी कामयाबी हासिल नहीं करी कि जो वर्ल्ड स्टेज पे लाके ऐसे पता चले कि ये काम तो नेपाल के एक युवा ने करा है, या ये काम नेपाल से निकल कर आया है, या ये चीज नेपाल से निकल कर आया, ये आइडिया नेपाल से निकल कर आया है, वो यूथ अचानक से कितना प्रभावशाली, शक्तिशाली हो गया कि उसने पहले तो सरकार गिरा दी, उसके बाद बिल्डिंग जला दी, उसके बाद हिल्टन होटल पूरा फूक दे, नीचे से तक ऊपर तक कितने माले का था, 10-12 से भी ज्यादा माले का था, वो पूरा फूक दिया, और पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस बीच एक वीडियो ये भी निकल कर आई थी कि है ना, वहां से जो बाइकर्स है बैठे प्रोटेस्टर्स, वो ऐसे इंडियन बॉर्डर की तरफ आते हैं और फिर वहां पे इंडियन आर्मी को खड़ा देखते हैं और पलट के वापस चल जाते हैं, यूटर्न मार के, जैसे थोड़ा सा टीज वीज करके ऐसे चल जाते हैं। तो जो परिस्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखाई देती है, बॉर्डर सिक्योर होना चाहिए, भारत का मेन चीज ये है भारत के लिए। दूसरी चीज ये है कि वहां पर एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो भारत की विदेश नीति के अंदर अड़चने ना पैदा करे, जिस प्रकार से केपी शर्मा ओली की वो आ रही थी। रही बात सोशल मीडिया और युवा और इन सब चीजों की, तो मैं एक चीज पे ध्यान देना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट डिजाइन हुआ था, उस प्रोटेस्ट की डिजाइनिंग ऐसी थी कि यहाँ पर सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि जैसे कि 3 प्रधानमंत्री आते थे कंटिन्यूएशन के, 3 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, 3 इनके प्रधानमंत्री आते थे, बदलते रहते थे। अब इनके जो ये प्रधानमंत्री हो गए, इनके जो गृह मंत्री हो गए, इनके जो विदेश मंत्री हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जिसको सड़कों पर भगा के लाते मारी जा रही थी, उनके जो बच्चे हैं, क्या लात पड़ी थी, सुपर किक थी वो फाइनेंस मिनिस्टर की, वो तो वीडियो अभी चलाऊंगा उसमें, वो जो लात पड़ी है वो डॉल जिगलर की सुपर किक थी, वो WWE वो बहुत तगड़ी, पता वो आप है ना उसको वीडियो, पता है वो वीडियो को ढंग से देखो, भागते कूद के मारा उसको। वो लड़का खड़ा था, पता है वो खड़ा हुआ था वहां पे, वो इंतजार कर रहा था कि ये मेरे रेडार में आया और
और वो क्या उड़ा है यार, उड़ के अगर वो दीवार भी नहीं होती ना तो वो और दूर जाके गिरता। घिसता वो। हाँ, अच्छा, तो इनके जो बच्चे ने, जितने भी मंत्री हैं ना जो ऊपर तक बैठे थे, चाहे कोई सी भी सरकार के, इनके सबके बच्चे रहते थे दुबई में या फिर अलग अलग देशों के अंदर। अब इनकी थी लेविश लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी अच्छी घड़ियां, जैसे कि घड़ियां आज हर्ष भी देख लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए। तो इस तरीके से अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, अच्छा होटल, अच्छा सोफा, हर चीज की फोटोज वो डाल के रख रखे थे। तो प्रोटेस्ट, अगर प्रोटेस्ट की डिजाइनिंग देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है प्रोटेस्ट की डिजाइनिंग ऐसी थी कि सबसे पहले तो माफ कीजिएगा, प्रोटेस्ट चालू हो गया, आपको पता नहीं। नेपाल का जो युवा था उसके पास सबसे पहले ये नैरेटिव आता है कि देखिए आप तो बेरोजगारी से मर रहे हैं, आपके पास यहाँ काम नहीं है, तो आपके घर वाले बाहर जा जाकर काम कर मर रहे हैं, तो आपके जो नेता हैं उनके बच्चे देखो कितना कमा रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया बैन हो जाता है। ये चीज कहां से निकल कर आती है, सोशल मीडिया से निकल कर आती है। बाद में क्या होता है, सोशल मीडिया ही बैन हो जाता है, और सोशल मीडिया बैन वहां की सरकार नहीं, वहां की कोर्ट कर देती है। ये सब बैन होने के बाद है, इसका कोई भी अलग कारण हो सकता है। ये बैन होने के बाद है, नेपाली जनता को क्या लगता है, नेपाली यूथ को क्या लगता है कि सरकार हमें दबाना चाह रही है, सरकार वो हकीकत छुपाना चाह रही है जो हकीकत है, जो हमको पता चलनी चाहिए। नेपाल की जो युवा है, नेपाल का जो युवा है वो सड़कों पर आता है, थानों में अटैक करता है, वहाँ से इंसास राइफल, SLR राइफल चुरा लेता है, फायरिंग करता है हवा में, पुलिस से रिटेलिएशन फायरिंग आती है तो मरता है। उसके बाद वीडियोज़ बनाता है, वायरल करता है, संसद फूंक देता है, अलग अलग चीज़ें फूंक देता है, ये सब चीज़ें। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग थी ये थी। संदर्भ सी बात है, छोटी सी बात ये है कि जो ये है अपना भारत की विदेश नीति वो सिक्योर है। भारत के इसमें ये भी है ना कि इंडिया का लेफ्ट भी तो ये चाहता है कि इंडिया में नेपाल की सिचुएशन हो। ये तो सबसे कितने वो कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टा क्या है वो पता चीज कौन एक तो मैंने एक लड़के का वीडियो देखा था, आकाश पीक्स नाम से आता है, एक तिलक लगा था किसी ने, पता नहीं कोई नाम नहीं होता, एक अर्पित पीक्स नाम से, अर्पित शर्मा, और एक कोई लड़की है जो रैंटिंग वाला, हाँ वो चीखती चिल्लाती रहती है वो, तो बोले तुम्हारा वही तो बात आती है, सबको फॉलो वही तो तभी तो लेफ्ट में बैठा रखा। नहीं अभी बात आती है कि कम्युनिस्ट ना डिक्टेटरशिप में अच्छे ना डेमोक्रेसी में अच्छे। कम्युनिस्ट पैरासाइट सुना है? हाँ, बचपन में हमें पता है 90-10 में पढ़ा जाता है पैरासाइट क्या होता है, चिपक गए तो चूस ले, वामपंथी वो है पैरासाइट। नेपाल, और मैं एक चीज बताऊं, कल अगली बार से कभी कम्युनिस्ट बोलो ना तो कम्युनिस्ट पैरासाइट पूरा शब्द ये है। सही बात। नहीं, पैरासाइट कम्युनिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट पैरासाइट, वामपंथी पैरासाइट, या तो वामपंथी पैरासाइट, कम्युनिस्ट पैरासाइट। संडे बाद में आना चाहिए। नेपाल में जो भी हुआ वो मेरे हिसाब से 99% सही था, लेकिन जो हुए 20 लोगों की हत्या हो गई वहाँ पे, XPM की जो वाइफ है उनको जिंदा जला दिया गया। ये थोड़ा सा ऐसा होता है, जो रेवोल्यूशन अगर आपके जो देश में कुछ बदलाव लाने की आप कोशिश करते हैं उस पर कुछ जाने भी जाती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो मार दिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो बहुत बड़ी चीज़ हो रहा है यहाँ पे नेपाल। अब यहाँ बात आती है कि पहली बात तो कि लेविश लाइफ जी रहे थे, करप्शन वाले थे, झूठे वादे थे, सरकार कोई भी आगे मतलब प्रोग्रेस दिख नहीं आता नेपाल को। तो आगे चल के जब बताने का जरिया क्या है दुनिया को, बॉर्डर के पैर आप कैसे बताओगे, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बैन कर दो टेम्परेरीली। अब बैन हो गया तो हिंसा पे आगे लोग, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके अलावा अगर नेपाल के रेफरेंस में मैं एक कहता है ना कि आप पैटर्न को समझिए, पैटर्न पिछले 5 साल में क्या रहा है कि जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है वो उसकी जरूर जीत हो रही है। लेफ्टिस्ट क्या चाहते हैं, रेवोल्यूशन हर एक कंट्री में, राइट। पिछले 5 साल में म्यांमार से देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, इमरान खान की सरकार, हर जगह रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर या तो डिक्टेटरशिप आ रही है, या तो एंटी इंडिया आ रहा है, या तो प्रो US आ रहा है, प्रो चाइना आ रहा है, ठीक है। अभी इंडिया में भी जो सुशीला जो चीफ जस्टिस रही है वहाँ की, वो भी एक प्रो इंडिया है अभी, हाँ राइट। उनको भी जैसे आपने बताया अभी कि उनको हटाने की एक और चीज मैं ऐड करता हूँ कि एक और नाम थे, कोई बेन थे जो कि मेयर थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, प्रो यूएस है, वो प्रो यूएसए और वो एंटी इंडिया है, प्रो यूएसए के साथ एंटी इंडिया भी। मैंने उनके ऊपर पढ़ी थी, बैलेंद्र शाह जो रैपर है वो भाई, वो पीछे उसने पता नहीं बड़ा ग्रेटर नेपाल कौन सा मैप लगा रखा है, वो तो आदमी बेकार है, रैपर है वो नेपाल की। सेम अभी उमर अब्दुल्ला के जो पिताजी हैं, हाँ। वो भी, उनका भी अभी एक बयान आया है कि नेपाल जैसे प्रोटेस्ट इंडिया में होना चाहिए, और ऐसे धीरे धीरे नेताओं के बयान आने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते ही हैं, स्टार्टिंग से वोट चोरी का जब से मामला चला था सामने, वो चाहते ही हैं कि रेवोल्यूशन आइडिया ही यही है। और जैसे आपने बताया रैंटिंग बोला की बात आ गई, अर्पित स्पीक्स की बात आ गई, जो इंस्टाग्राम पे आते हैं और खुलेआम बोलते हैं कि तुम्हारा खून कब खौलेगा। खून खोलने के लिए जो उकसाना है ना कि आपके देश में ये हो रहा है, आपसे ज्यादती कर रहे हैं सरकार, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो एक प्रोपेगेंडा फैला दिया। अब जो लोग शिकार बन गए उनसे ये बोल दिया कि तुम सड़कों पे उतरो, तुम इंडिया गेट पे जाओ, तुम सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करो, और क्या पता आगे चल के क्या हो। समाजवादी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव, उनसे भी पूछा गया था तो उन्होंने भी बोला था कि अगर देश के अंदर वर्तमान सरकार
वो काम नहीं करेगी जो देश के युवाओं को पसंद नहीं आएगा, तो देश के युवा को उसी तरीके से और आगे एक आखिरी चीज, नेपाल का युवा एक आखिरी चीज, अगर आप सरकार पलट नहीं पाए ना तो देश के टुकड़े कर दीजिए। और अभी टीएमसी का मैं एक रेफरेंस लेना चाहूंगा, जो एक शेख आलम नाम के टीएमसी के नेता है, उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया है और एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला बयान है कि उन्होंने बोला है कि 30% मुसलमान अगर भारत के एक हो जाए तो भारत के को 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। 30%? 30% का बोला है उन्होंने। यार मेरे को तो आज से समझ नहीं आता कि ये 30% पे। लेकिन एक बयान और था कि सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू था, वो भी काफी वायरल होता है, उन्होंने उसमें भी उन्होंने यही कोट करा था कि 30% जहाँ मुसलमान हो जाते हैं वहाँ का सरकार का और ये देश का हालत खराब हो जाती है, तो उसको भी खूब वो करा गया था। बंगाल फाइल्स में भी डायलॉग सुना। अब बात ये आती है कि आगे चल के देश में कुछ होता है ऐसे लोगों की वजह से, तो क्या आगे चल के लोग वापस आरएसएस और बीजेपी को ही यहाँ पे ठहराएंगे कि उन्होंने करवाया है? देखिए फ्रांस के अंदर कुछ हो रहा है, अभी फ्रांस के अंदर बढ़िया चल रहा पार्टी है। छोड़ेंगे, बीजेपी से अच्छी पार्टी बना फ्रांस के अंदर कुछ हो रहा है तो लोग क्या उसका भी बोलेंगे आरएसएस वहाँ पे है, इस वजह से ये हो रहा है। नहीं, मैं इसमें चीज बता दूं ना कि ये जो 30%, मेरे को तो पता नहीं क्या है, अभी सेंसस होगा तो पता चलेगा कि 30 है, 35 है, 40 है, पर ये है यार साले मैं बता रहा हूँ, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आती, हिंदुस्तान को हमेशा, अभी स्विट्जरलैंड ने हिंदुस्तान को बोला कि आपके देश में माइनॉरिटीज ऑपरेस हो रही है। कैसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी की आबादी बढ़ रही है, ऑपरेस हो रही है, तो आबादी कैसे बढ़ रही है? सेम गाजा के लिए अगर ऑपरेस्ड है तो आबादी कैसे बढ़ रही है, अगर आबादी बढ़ रही है तो ऑपरेस्ड कैसे है? और कौन सी माइनॉरिटी? भाई एक ही माइनॉरिटी है जिसके लिए आवाज उठाते हैं। सिख तो बेचारे मजे भी ले रहे हैं, जैन बेचारे इतना कमा रहे हैं कि वो टैक्स इतना देते हैं, पारसी मजे अपने खुश बैठे हुए हैं, ज्यूस बचे नहीं, ज्यूस भी है थोड़े से 50-40-50 छोड़ो, मैं क्या वो यहूदियों पे तो आए दिन हमला हो जाता है, पर ठीक है। यहूदी भी, और फिर यहूदी हमला करते हैं तो पूरा मिडिल ईस्ट एक हो जाता है। चार्ली वो भाई वो उनका बहुत तगड़ा चल रहा है उस पे, वो जो भी कतर वतर पे मारा ना उन्होंने। यार ऐसे बता रहे हैं कि कतर वाला है ना, हाँ। कतर को बता के मारा है। कतर क्या मारा? हाँ, कतर के साथ, क्योंकि सारे भाई इसके अंदर क्या है, जैसे कतर क्या है, अमेरिका से टाइप करता है। हाँ। कतर क्या है, लीडरशिप जो अब इतने समय से क्या है, मॉडरेटर खेल रहा था, तो कतर का बहुत हो गया मॉडरेटर। डोनाल्ड ट्रम्प के आते ही डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए भाई मॉडरेशन, तो मीडिएटर अच्छा मॉडरेटर मीडिएटर। हाँ भाई, कल पिछले एपिसोड में कैमरा माइक पर कुछ बोला जा रहा था, ये तो बताइए। तो मीडिएटर है ना, मीडिएटर, कतर मीडिएटर कर रहा था। अब कतर के जैसे अपन कहते हैं ना कि हमास कहाँ से, हमास वाले कहाँ के, गाजा के, वो आके कतर के अंदर बैठे हुए, ठीक है, कतर के अंदर बैठे हुए। वही आपके घर में कोई आपका किराएदार है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 11 महीने बाद या तो वो जाए या वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, 11 महीने बाद या तो जाए या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। हमास कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा, यानी कि कतर की बातें नहीं सुन रहा, कतर के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा। कतर चाहता है कि भाई ऐसा काम करो कि शांति बन जाए और मेरा नाम मीडिएटर के रूप में उभर के सामने आए, पॉजिटिव रूप से सामने आए। हमास के जो हमास है ना, बेसिक सी चीज ये कतर के गले में रोड़ा बनता जा रहा है। कल तो वो चाहता है कि अब कतर के अंदर रहते रहते समाज को निपटाओ कैसे करो। आगे तो कंफ्यूजन चीज आ गई है कि जो सऊदी है वो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन यूएसए और इजराइल को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। वो गाजा के साथ मतलब ऑन ग्राउंड नहीं उतरेगा, वो ऐसे बोलना चालू हो जाएगा कि रोको, हिंसा मत करो, ये सब। एक चीज बता, जब लक्ष्मी चकी जाती है ना, पैसा जब पैसा मुंह लग जाता है ना, फिर उसके बाद कोई धर्म नहीं देखा जाता। राइट, आप हाँ, पैसे से बड़ा बंगाल फाइट है ना, मैं बार बार बंगाल फाइट का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, उसमें वो आदमी बोलता है ना जब वो पार्टीशन हो रही होती है कि भाई अगर आपको पार्टीशन ही करना है तो अलग अलग इस्लामिक देश क्यों बना रहे हो, एक ही देश में रहो। हाँ। बाउंड्रीज क्यों है, इजिप्ट अलग इस्लामिक देश क्यों है, जॉर्डन क्यों है, ये फिलिस्तीन अलग क्यों है, एक साथ रहो ना। सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन और ये जो ओमान है, यमन है, ये अलग अलग क्यों रह रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, एक साथ बाउंड्रीज क्यों डिफाइन कर रखी है? 55 ये क्यों है डिफाइंड? एक साथ रहो भाई। अब ये तालिबान वाले पाकिस्तानी आर्मी को ठोकते हैं, हर दिन मार रहा होता है कभी, तो क्यों मार रहे हैं? एक साथ रहो। यही नहीं, अंदर भी तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शिया अलग, सुन्नी अलग, अलग अलग इनमें लड़ाई चलती रहती है, वो फिक्स नहीं होता। खैर वो कोई हाईलाइट नहीं करता, वो अलग बात। वही सेम बात है कि कतर जैसे यूएसए का एक अच्छा लाई, राइट। अभी फर्स्ट पोस्ट की आया था कि ट्रम्प हैड अ वेरी हीटेड कॉल विद बेंजामिन नेतन्याहू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा था कि नेतन्याहू की बात आई थी। फर्स्ट पोस्ट ने ये बताया था कि ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच में एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ है, ट्रम्प ने बड़ी गुस्से से फोन रखा था। उसके बाद क्या बात है, हाँ, उसके बाद ये खबर आई थी सामने कि दोहा में जो कतर के हाई ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ के
हैं, तो उन्होंने कंडेम करा नहीं, उन्होंने हमास के ऑफिशियल्स के जो मरे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, उनके वहाँ पे जाके फ्यूनरल में अटेंड करा है, वो वहाँ पर देखे गए हैं। और दो चीज़ आती है यहाँ पे, या तो कतर एक यूएसए का अच्छा अलाय है, और अगर अच्छा अलाय है तो हमास के ऑफिशियल जो वहाँ पे मरे हैं, जो रिकॉग्नाइज हमास टेररिस्ट हैं, तो उनके फ्यूनरल में जाने की वजह क्या है? तो वही बात होगी कि पहलगाम के बाद जो पाकिस्तानी ऑफिशियल देखे गए थे टेररिस्ट के फ्यूनरल अटेंड करते हुए, सेम बात होगी कि अमेरिका एक तरह से वॉर ऑन टेररिज्म को बढ़ावा देता है, ऊपर से टेररिज्म जो हार्बर करती है कंट्रीज, उन्हीं को स्पॉन्सर भी करता है। तो ये हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और। मुशायरा है क्या? 2-3 कविताएं तो बोल चुका है वही, उसमें वाह नहीं ये दोहे हैं। हाँ दोहे। तो जैसे कि दोहे नहीं, कुछ और ही बोलते हैं, छोड़िए वो मुहावरे। लेकिन जैसे कि अभी ट्रम्प की बात चल रही है, तो ट्रम्प और इनके बीच, नेतन्याहू के बीच हीटेड आर्गुमेंट हो गया है, तो कहीं ऐसा ना देखने को मिले कि किस दिन नेतन्याहू जी पे भी गोली चल जाए, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति अभी ट्रम्प के आसपास के लोगों की बन रही है वो ठीक नहीं लग रही। अगर मैं कैजुअल लैंग्वेज में कहूँ तो उनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है। जैसे कि अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आती है कि चार्ली कर्क, जो कि ट्रम्प के एक बहुत क्लोज रहे थे, जो कि एक राइट विंगर थे, जो कि चार्ली कर्क शो चलाते थे, डिबेट करते थे, बात करते थे खूब सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जाके, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाके, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह में शूट कर दिया गया है, असैसिनेशन हो चुका है। और वैसे ट्रम्प के साथ भी ऐसा अटेम्प्ट, उनकी रैली की ड्यूरेशन हो चुका है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ सही नहीं लग रही हैं ट्रम्प और उनके अलाइज के लिए इस पॉइंट पर। हाँ सही है। वैसे मैं चार्ली कर्क कोई बहुत बढ़िया आदमी तो था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भारत के खिलाफ हर ऐसी गतिविधि के अंदर शामिल होना जो भारत विरोधी है, उसके लिए हर वो काम करना। इनफैक्ट स्पीचेस के अंदर अमेरिकन सुप्रीमेसी, इंडियंस को यहाँ मत बुलाओ, वीज़ा कैंसिल कर दो, न जाने कौन सी चार्ली कर्क बोलता था। तो इतना तो कोई, जैसे हिंदुस्तानी के एक तो हम पता नहीं दुखी बहुत हो जाते हैं। आपको याद है एक बार क्वीन एलिजाबेथ की भी मृत्यु हुई थी, क्योंकि 4 साल पहले जो थी, हिंदुस्तानी ऐसे दुखी हो गए जैसे उनकी मौसी का स्वर्गवास हो गया हो। मतलब वो महिला जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हर उत्पीड़ना झेली, उसके परिवार ने हर बदतमीजी करी हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तानी जनसंख्या के साथ, फेमाइन हो गया, लूटना हो गया, औरतों के साथ बलात्कार हो गए, गलत काम हो गए, दुष्कर्म हो गए, सब कुछ करा। हम उसके लिए दुखी हो रहे हैं हमारी। ये चार्ली कर्क के लिए लोग दुखी हो रहे हैं। लेजेंड डाइड, कौन सा लेजेंड? अरे आपको बुलाने नहीं दे रहा हूँ वहां पर दूसरे देश में अपने, वो पसंद नहीं करता तुम्हें। वो ऐसे और कहता था कि भारतीयों को, अमेरिका को भारतीयों की जरूरत नहीं है, ये भारतीय बार बार आ जाते हैं, इनको भगाओ, ये सब करो। तो हार्डकोर फार राइटिस्ट आदमी बहुत सही था अमेरिका के संदर्भ में। तो उसको गोली मार दी। और मेन बात, चार्ली कर्क से कभी भी जितनी बार भी बातें हुई है कि वो क्या करता था, डिबेट करता था। अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर एक टेंट तानता था। मेरा सबसे फेमस जो उसका था वो मैंने देखा था, वो विवेक रामास्वामी के साथ बैठा था। इसी वजह से मैंने उसका एक को देखा था कि वो कॉलेज के बच्चों के साथ बैठा है, और कॉलेज के बच्चे जो उससे सवाल करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज को लेकर, और उसके संदर्भ में डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज के फेवर के अंदर बातें बोलता था। तो जब भी बातें होती थी तब जो गन कल्चर है ना, गन कल्चर उसके हमेशा पक्ष में बोलता था, कभी उसके खिलाफ नहीं बोलता था कि गन कल्चर अमेरिका को खराब कर देगा। उसी गन कल्चर की वजह से आज एक व्यक्ति के हाथ में बंदूक आती है जो 22 वर्ष का था, पकड़ा भी नहीं गया, पकड़ा गया कल पकड़ा गया, पर फ्राइडे को पकड़ा गया। और मीडिया से पहले फ्राइडे को पकड़ा गया, फ्राइडे में दिल्ली ऐसा ना अच्छी जो पुलिस है उससे पहले ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज़ को बता दिया कि ये बंदा पकड़ा गया, और इसकी बातें आगे बढ़ा। चार्ली कर्क दो पहलू। पहला तो चार्ली कर्क इतना वाहियात आदमी था, इसने पहली बात तो अबॉर्शन राइट्स को नकारा। दूसरी बात, उससे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक सवाल पूछा गया था, उसने जब अबॉर्शन के उसके रिगार्डिंग डिबेट करा था वो कॉलेज स्टूडेंट से, उससे एक लड़की ने क्वेश्चन किया, इफ यू हैड अ चाइल्ड हु वाज 10 years old, if you had a girl who was 10 years old and she was raped, would you let her conceive the baby? Right, है ना? उसने चार्ली कर्क बोलता है कि yes the baby would be delivered. है? हाँ, उसको बायोलॉजी नहीं पता क्या? yes the baby would be delivered even if she was raped. तो ये उसकी मानसिकता थी आदमी की। रेसिस्ट तो था ही, बात है, वाइट सुपरमेसिस्ट आदमी था और ट्रम्प का सपोर्टर था। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि उसके मरने पे, कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बुरा हो, उसके मरने पे अगर मरने पे, चाहे देखिए इनोसेंट लाइव्स, अगर वो बंदा एक क्रिमिनल होता या वो बंदा ऐसा होता जिसने एक भीड़ भड़काई है जो कि दंगा फसाद करवाया है या फिर टेररिज्म को सपोर्ट किया है, तो वो उसका मरना एक जस्टिफाइड था। लेकिन अगर उसने आज तक कोई क्राइम नहीं किया, केवल उसकी गलती क्या थी, क्योंकि उसने दुनिया के सामने अपना ओपिनियन विचार रखी, तो उसको मार दिया गया। लेकिन लोग इतने
शर्मनाक बात है कि इतने खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं लोग सड़कों पे कि वामपंथी एग्जैक्टली लिबरल्स और लेफ्टिस्ट ये नाच रहे हैं सड़कों पे कि चार्ली कर्क इज डेड, चार्ली कर्क वाज शॉट, है ना। कि बात आई थी कि हाँ ब्लैक्स के अगेंस्ट बोलता था ब्लैक्स इस दुनिया में है बट चार्ली कर्क इज नॉट। इस हिसाब से वाहियात ह्यूमर को यूज किया जा रहा है। वो आदमी एकदम वाहियात था, उसकी सोच वाहियात थी, लेकिन जिस जस्टिफिकेशन के साथ उसकी किलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, वो एकदम बेकार है और आपकी मानसिकता दर्शा देता है कि लेफ्टिस्ट जो कि एक इनोसेंट लाइफ्स का एक मसीहा बन के सामने सब लोगों के सामने खड़ा होता है, वो नहीं है, वो चेहरा कुछ और है। नहीं इसमें ये है ना कि ट्रम्प के सपोर्टर्स ना लेफ्ट से कहीं ज़्यादा घटिया और घिनौनी हरकतें करते हैं, ठीक है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि वो खबर कब आएगी, और ये आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आएगी कि कब कौन सा लेफ्ट का नेता किसी ट्रम्प सपोर्टर के द्वारा गोली मारी जाएगी। ये लोग हैं ही ऐसे, इनकी सोच ही यही है, टिट फॉर टैट करना है इनको, टिक टैक वाले, इनका मतलब यही है, ये यही करना चाहते हैं। बड़ी आइरोनिकल चीज एक पता है क्या है कि जैसे आपने वो बोला ना कि ये वामपंथी जो भी है, वामपंथी मजाक उड़ा रहे हैं, ये वही वामपंथी है जो अपनी स्टोरीज पे लगा के अपने साथ बढ़िया एकदम लेनिन को ग्लोरीफाई करते हैं, जितने भी ये कम्युनिस्ट लीडर थे उनको ग्लोरीफाई करते हैं। इनका लाल सलाम में जो लाल रंग आता है ना, वो खून से आता है। ये इतनी मास किलिंग हुई है इसी वामपंथ, इसी कम्युनिज्म को फैलाने के लिए, और ये लोग आज चार्ली कर्क को, जो कि चली जगह कि उनके गाजा पे डिफरेंट व्यूज थे, उस पे व्यूज पे बात कर रहे थे और उन पे वो कर रहे हैं कि बहुत अच्छा वो मर गया। लेकिन अगर कोई लेनिन पे बात कर दे, अगर कोई कम्युनिस्ट लीडर पे बात करते तो बड़ा दुखी हो जाते हैं कि ये तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे, इन पे आपने आखिर ऐसी जरूरत कर कैसे दी कि आपने इन पे कुछ बोल दिया। वही बात आती है ना, JFK जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत फेमस एक स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी इज नॉट perfect and freedom is not guaranteed, but we never had to build a wall to keep our people inside. तो यही बात है, बर्लिन वॉर के रेफरेंस में बोला गया। एग्जैक्टली। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो ये है, आपको क्यों लगता नहीं क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। किसको आप किसको फॉलो करते हो? मैं किसी को फॉलो, आपका सोर्स क्या है? आपका सोर्स बता दीजिए। मेरे सोर्स तमाम Trending बोला। मीडिया हाउस मेरे सोर्स तो मेरे व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन। अच्छा, वो जो टैरिफ को सैंक्शन बोलती है। हाँ तो उन्होंने बताया कि है ना, उन्होंने बताया कि जब से हम है ना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब से है ना जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो अमेरिका की जनता है, वो डोनाल्ड ट्रम्प के काफ़ी फेवर में आ रही थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को एक बात गलत बता दी जो उनको समझ में नहीं, जो मैंने पकड़ ली। वो बात ये है कि अगर जो जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो हो सकता है आपको चुनाव के अंदर वोट दे दें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चुनाव के प्रचार के दौरान और चुनाव जीतने के बाद में आपको और आपके लोगों को प्रचार के दौरान गोलियां देंगे, बंदूक की गोलियां देंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को दी, ट्राई करी, कान से छू के चली गई। प्रचार कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज ऐसी थी, जो एक व्यक्ति था, जो नौजवान था, वो जो पॉलिटिकली मोटिवेट हो गया, घर पे रहता था, वीडियोस देखता रहता था, न्यूज़ देखता रहता था, उसको लगा डोनाल्ड ट्रम्प गलत है, उसने जाके बंदूक निकाली क्योंकि वो आसान है, और जाके डोनाल्ड ट्रम्प के फायरिंग करने की अपनाया, और डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे बच गए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की किस्मत थी, जीसस क्राइस्ट ने किस्मत के पन्ने पे लिख रखा था कि वो आगे और बढ़ेंगे, टैरिफ की जंग लड़ेंगे, सीज फायर के लिए लड़ेंगे, नोबेल पीस प्राइज के लिए लड़ेंगे, क्रेडिट खाने के लिए लड़ेंगे। उनको मिलेगा नहीं, लेकिन उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनकी किस्मत के अंदर, उनको संघर्ष के अंदर ये, उनकी किस्मत के पन्ने के अंदर ये सब लिखा रखा था। लेकिन फ्लैक्स करेंगे। अभी वाले संदर्भ के अंदर देखते हैं तो अभी वाले केस के अंदर भी है, जो अटैकर है, जो शूटर है, वो 22 साल का नौजवान है। उसके बाद वो जो नौजवान है वो भी घर में रहता था, उसके घर वालों का ये कहना है कि जो लड़का है ये अचानक से पॉलिटिकली मोटिवेट हो गया, और इसको सबसे ज्यादा नफरत ही चार्ली कर्क से थी। जो चार्ली कर्क बोलता था, जैसे कि स्वयं ने बताया कि चार्ली कर्क अलग अलग चीजें बोला करता था, कि चार्ली कर्क के उसके संदर्भ में जितनी भी आप लोगों ने चीजें बताई, वो सारी चीजें उस व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती थी। इतनी अच्छी नहीं लगी कि वो दुकान पर जाता है, हथियार खरीदता है और गोली चला के उसको मार डालता है। ये जो लड़का है, इसका क्या है, इसका हुलिया क्या है? क्या ये ब्लैक है, वाइट है? वाइट पतला सा है, वाइट है। अच्छा, वाइट ही है। हाँ, इसके लिए चार्ली कर्क बोल रहा था, उन्होंने चार्ली कर्क को मार दिया। हाँ बिल्कुल, और वो वहाँ पे आयरॉनिकल सिचुएशन से क्रिएट हो चुकी है। नहीं, अरे उस टाइम पे वो जो देश को संबोधित किया ना ट्रम्प ने, उसके अंदर वो लड़की का भी जिक्र किया गया है ना, कि वो यूक्रेन की लड़की है, पीछे एक आदमी ने उसको 14 ब्लैक मैन था, उसने 14 के क्रिमिनल केस उसके ऊपर चल रहे थे, उसने उसको स्टैब वैब कर दिया बेचारी। अब मैं यही कह रहा हूँ ना, question the statement that USA is the superpower of this country, of this globe. You can't declare a country where यार मैं इस देश में रह रहा हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ, मैं देश है ना, मेरा देश है, मैं इसको बहुत मानता हूँ। हमारे में होगी गरीबी, हमारे में होगा कोई भी बस्तियाँ होंगी बड़ी बड़ी, हम होंगे पसीने के अंदर रहते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता पोल्यूशन है या नहीं है। कोई भी पॉलिटिशियन इस तरीके से नहीं मारा जाता है। हाँ बस
गर्व है मुझे इस चीज का। एक जमाना था जब नेताओं की हरकतें अच्छी थी तो उनकी शूटिंग अच्छी तरीके से होती थी। वो जमाना था। नहीं होता भाई, ये नहीं होती हमारे देश में, ये चीजें नहीं है। विचारधारा की लड़ाई की जाती है और अरे हम तो कितना दुखी हो जाते हैं यार कि पार्लियामेंट में तो आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं और वहीं पर पनीर की सब्जी साथ में पी ली जा रही है। क्योंकि पनीर है, हाँ समझ नहीं आ रहा कि कंसंट्रेट किस पे करें, देश के मुद्दों पे करें। हमने कहा पनीर करने की पनीर इतना महंगा हो हमने सोचा जाएगा। छोड़ो यार, पनीर पे फोकस करते हैं। सही बात है। आप कुछ कह रहे थे स्वयं, आप कुछ कह रहे जी, जो यूक्रेन की लड़की का आप जिक्र कर रहे थे, उसका जब कमरे की एक फोटो ली गई थी तो उसके कमरे में एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था BLM ब्लैक लाइव्स मैटर। और अच्छा। वहां पर जिसने उसे, बोलूंगा नहीं मैं, आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट हियर, बट जिसने उसको 14 बार स्टैब किया ही वाज ब्लैक। इट इज प्रिटी आयरॉनिकल कि जो लोग जिन लोगों के लिए फाइट कर रहे थे, चार्ली कर्क गन कल्चर से मारे गए, चार्ली कर्क गन कल्चर की फाइट कर रहे थे, ये जो मिसेस थी ये ब्लैक लाइव्स मैटर की कर रही थी प्रोटेस्ट और मतलब फाइट कर रही थी और इन्हें एक ब्लैक व्यक्ति ने आके मार दिया। तो ये बड़ा मतलब विचित्र सी परिस्थिति हो रही है कि आप जिन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो वही आके आपको मार रही है। ट्रम्प के साथ भी ऐसे लगता है कि किसी दिन इनकी जो हरकतें हैं वो इन्हें किसी ऐसे मुकाम पे ना लाके रख दे जिनके साथ ट्रम्प है ना सपोर्टर, ट्रम्प के सपोर्टर्स कितने परेशान है उससे। भाई तूने बातें क्या क्या करी थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका तो ग्रेट है, मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिका से मार्वल की मूवीज में ग्रेट है। उसके अलावा गाजा को जो शहर बनाने की बात करी थी भाई, लास वेगास। हमारे कार्तिक जी ने तो मन बना लिया था वहाँ पे जमीन खरीदेंगे 4 बीघा और वहाँ पे बढ़िया गाय वाय बांध के बता देंगे वहाँ पे गाजा में क्या होता है, दूध सप्लाई करने का बिजनेस। यादव जी का तो क्या हो गया यादव जी यार, अभी बोल रहे हैं कि कास्ट है, अभी बोल रहे हैं रासिज्म कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन किसी एक प्रोफेशन को किसी कास्ट से जोड़ा जा रहा है। पंचर साटने वाले क्या होते हैं, जातिवादी है। पंचर साटने वाले क्या होते हैं अब बताओ। समान होते हैं। लोग ये देखो ऐसे लोगों को बैठा रखा है यहाँ पर। ये इस चीज को इंडोर्स ना किया जाए किसी भी हालत में। ये नहीं, है। सब लोग सब तरह का प्रोफेशन अपना सकते हैं। नहीं आपकी- आप जाइए पंचर साटना, मुझे नहीं मैं मेरे में खुश हूँ, आप करो यार। आप में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आप में मेरिट होना चाहिए, जो काम कर रहे हो उससे। जी बिल्कुल, ये IDC में भी काम करते हैं, प्रयास के लिए काम कर रहे हैं, इनके सपना है पंचर साटना। आई थिंक मेरे हिसाब से अपनों ने इस एपिसोड को बहुत ज्यादा लंबा नहीं, कर एक दिया चीज़ है, आज संडे का दिन है तो अब मेरे हिसाब से जो मैं चाहूंगा कि हर्ष एंडिंग करें। देखिए आज के लिए इतना ही, होप सो आपको मजा आया हो और ऐसे ही आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक बने रहिए चैनल विनम्र कूलबाग के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अपने जानना इनको कौन आ गया बीच में, इनके डर से फोन मेरा है, फोन इन्होंने उठा लिया है। भगवान ये कैसे आज के लिए जय हिंद।